नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है आपके 28 दिसंबर 2025 से रिलेवेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं और ये आपके मुख्यतः सूजस ई बुलेटिन पर आधारित है, जो कि राजस्थान सरकार की ई मैगजीन है उस पर आधारित है और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले सूजस ई बुलेटिन की जो मुख्य अपडेट है वो देख लेते हैं। साहबजादों की वीरता, अब स्कूल में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। यानी जो साहबजादे हैं सिख धर्म से रिलेवेंट, उनको अब स्कूली शिक्षा में भी मतलब पढ़ाने के लिए सरकार पाठ्यक्रम में जोड़ने के प्रयास कर रही है। उसके बाद नंबर 2 पर है आपके सांबर महोत्सव 2025 10 साल का जश्न नमक झील के किनारे। इसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और पशुपालकों के लिए खुशखबरी 1962 नंबर डायल करें और डॉक्टर आपके आएगा द्वार। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में 27 से 31 दिसंबर तक किया जा रहा है। यानी हाल ही में सांबर महोत्सव का जो है उद्घाटन हुआ है। तो आपको बताना है सांबर महोत्सव, ये झील है सांबर झील, ये किस जिले में है या इसका उद्घाटन है वो किस जिले में हुआ है। यानी जिस जिले में झील है उसी में उद्घाटन हुआ है। तो आपको बताना है कि सांबर झील, सांबर महोत्सव का उद्घाटन है वो राजस्थान के किस जिले में हुआ है। आपके सामने ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या ऑप्शन डी बाड़मेर। तो सांबर जो है एक रामसर साइट भी है, यानी ये एक आर्द्र भूमि स्थल है और इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी है और इसी के पास में देवयानी, यानी जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, वो भी इसी के पास में स्थित है। तो आपको बताना है कि सांबर जो है वो किस जिले में स्थित है, जहां पर हाल ही में सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आपके सामने ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी ये जयपुर जिले में स्थित है और ये आर्द्र भूमि स्थल भी है। देख लेते हैं, ये लगभग जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है और ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील भी है। यानी भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है वो सांबर है। ये एक रामसर साइट है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि और ऐतिहासिक महत्व। यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर, देवयानी कुंड, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे, हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। यानी हाल ही में अरावली का मुद्दा है वो आपके न्यूज़ में बहुत छाया रहा है। इसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस कारण से काफी सारे विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद सरकार ने भी इस मामले में बहुत सारे संज्ञान लिए और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस पर एडवाइजरी भी जारी की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अरावली क्षेत्र में जो भी अवैध खनन गतिविधियां हो रही है उन्हें रोकने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। तो इसमें आपको बताना है कि जो हरित अरावली विकास परियोजना है इसके लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए 150 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 200 करोड़ रुपए या ऑप्शन सी 250 करोड़ रुपए या डी 500 करोड़ रुपए। तो आपको बताना है हरित अरावली की विकास परियोजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अरावली का मुद्दा बहुत सारा अभी वर्तमान में लेटेस्ट न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, ट्रेंड में रहा है। तो इससे प्रश्न बनने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 250 करोड़ रुपए। ये देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर, राज्य सरकार संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। भजनलाल शर्मा ने कहा है अरावली का जो संरक्षण है उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उसके बाद अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने नहीं दी जाएगी। शर्मा ने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अपने घर पे बैठक ली उसमें ये अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली जिलों में वन एवं पर्यावरण, खान तथा पुलिस सहित संबंधित विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करें। यानी अरावली में जो भी अवैध खनन गतिविधियां हो रही है उन्हें रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। और श्री शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अरावली के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है और इस समय नहीं दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए। ये निर्देश पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होंगे। इससे पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सकेगा और अनियमित और अवैध खनन पर प्रभावी रूप से रोक लग सकेगी। हरित अरावली विकास परियोजना के तहत सघन वृक्षारोपण होगा। यानी वृक्षारोपण अभियान को भी काफी जोर से इस पर भी
बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने खनन लीज जारी करने में सुप्रीम कोर्ट और सीईसी द्वारा समय समय पर जारी की गई गाइडलाइंस के साथ सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया है। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। यानी कौन सी विकास परियोजना बनाई गई है? तो हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस परियोजना के तहत अरावली के जिलों में 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। कितने क्षेत्र में? 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है आपके सघन वृक्षारोपण करवाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, वन विभाग, वन एवं पर्यावरण तथा खान विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। यानी अरावली का मुद्दा बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इससे प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावना है। तो अब अरावली से संबंधित कुछ फैक्ट है, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और ये हिमालय से भी कई साल पुरानी है। यानी अरावली है जो आपके बहुत पुरानी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, मतलब जो सबसे पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीना हिल तक ये जो पहाड़ी है फैली हुई है। राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई का 80% है। यानी इसका जो सबसे अधिक हिस्सा है अरावली का, वो राजस्थान में ही है। सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि सिरों में इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। और विभाजन, ये राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है, एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और दूसरा दक्षिण पूर्वी उपजाऊ मैदान। तो अरावली का जो भौगोलिक है उसके बारे में बात की, उससे रिलेवेंट और फैक्ट है उनकी बात करें। अगर पर्यावरणीय महत्व की बात करें करंट कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान समय में जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकना। यानी अरावली के लिए लोगों ने जो मुद्दा भी उठाया उसका बेसिक रीजन भी यही है कि अरावली का एक बार अगर समूल नाश हो गया तो उसके बाद मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। अरावली जो मुख्य रूप से है रेगिस्तान का प्रसार जो बढ़ रहा है उसे रोकने में भी बहुत सारा अपना योगदान देती है। तो ये अरावली थार के रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने के रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। और जल विभाजक, इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा गया है क्योंकि ये नदियों के पानी को गंगा और सिंधु बेसिन में बांटती है। नदियों का उद्गम बनास, दूनी, साबरमती, बेड़त जैसी प्रमुख नदियां यहां से निकलती है। महत्वपूर्ण 2025 यानी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण अरावली है वो आपके चर्चा में रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की नई हाल ही में दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई मतलब जो नया स्टेटमेंट दिया है उसको स्वीकार किया है। यानी 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भूभागों को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। खनन पर रोक, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हरित अरावली विकास परियोजना, राजस्थान सरकार ने 250 करोड़ रुपए की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रही है ताकि अरावली को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, अरावली के साथ साथ एक विशाल वृक्षारोपण बेल्ट विकसित की जा रही है, प्रदूषण और मरुस्थलीकरण को कम किया जा सके। और खनिज संपदा की बात करें तो अरावली धात्विक खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है। यहाँ तांबा, खेतड़ी, जस्ता, सीसा, जावर, चांदी और मार्बल मकराना में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अरावली से रिलेवेंट कुछ फैक्ट थे जो आपने और हमने जाने, क्योंकि इसका जो अरावली का मुद्दा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा, तो इस पर वर्तमान में सरकार भी काफ़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, ध्यान रखेगी और बहुत सारे अभियान में चलाने के प्रयास कर रही है सरकार। अब बात करें, हमने एक सीरीज और शुरू की है, इसके साथ में ही हम डेली 5 जिलों के जो 5 गौरव है उनकी बात करेंगे। 5 जिले जो हम अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उन 5 जिलों की बात कर ली। उसके बाद नंबर 6 पे आता है आपकी बाड़मेर। बाड़मेर जिले का प्रमुख उत्पाद है आपके इसबगोल और वृक्ष है रोइडा। खनिज उद्योग की बात करें तो कशीदाकारी का उद्योग है जो यहाँ का प्रमुख है। और प्रसिद्ध स्थल है किराड़ू का मंदिर और खेल है बास्केटबॉल। यानी बाड़मेर जिले का जो खेल है वो बाड़मेर बॉल पंचगौरव में है। उसके बाद नंबर 7 पे आता है आपके ब्यावर। ब्यावर की प्रमुख उत्पाद है गेहूँ, वृक्ष है क्रंज का। और जो खनिज उद्योग है उनकी बात करें तो क्वार्ट्ज एवं फेल्सफार पाउडर। प्रसिद्ध स्थल है टॉडगढ़। और खेल की बात करें तो हॉकी। नंबर 8 पे आपके भरतपुर का प्रमुख उत्पाद है शहद और वृक्ष है कदम। खनिज कृषि आधारित उत्पाद है वो भरतपुर जिले के। प्रसिद्ध स्थल है भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क। और की बात करें तो कुश्ती। नंबर 9 पे आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा प्रमुख उत्पाद है संतरा, वृक्ष है नीम का। और
उद्योग की बात करें तो टेक्सटाइल उत्पाद और प्रसिद्ध स्थल है मांडलगढ़ किला, खेल है बॉस्टन। नंबर 10 पे है आपके बीकानेर, और बीकानेर में जो प्रमुख उत्पाद है वो मेथी और वृक्ष है रोइडा। खनिज की बात करें तो बीकानेर नमकीन, और जो प्रसिद्ध स्थल है बीकानेर में करणी माता मंदिर, खेल है वो तीरंदाजी। यानी पंच गौरव से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए हम 5 गौरव जो डेली आपके डिस्कस करते रहेंगे, 11 से 15 के बीच डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशुपालकों के द्वार पर त्वरित चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए संचालित मोबाइल वेटरनरी यूनिट MVU का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? जिस प्रकार से राजस्थान में 108 हेल्पलाइन सेवा चालू मेडिकल इंसानों के लिए, उसी प्रकार से जो जानवर है पशु, उनके लिए राज्य सरकार ने, बहुत संवेदनशील सरकार है तो उन्होंने इस पर भी उनके लिए एक वेटरनरी वैन वगैरह की व्यवस्था की, उसके लिए हेल्पलाइन जारी की है। तो देखिए पशुओं के द्वारा त्वरित पहुंचाने के लिए संचालित MVU टोल फ्री नंबर क्या है? आपको बताना है उसका फ्री नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1058। तो बताना है कौन सी जो है पशुपालन के द्वारा चिकित्सा सुविधा में पहुंचाने मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, उसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो इस करें तो ये हमने हेडिंग में भी चर्चा कर ली थी, उसका टोल फ्री नंबर है आपके ऑप्शन सी, यानी 1962 जो है इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट MVU, इसका शॉर्ट फॉर्म टोल फ्री नंबर। बीमार पशुओं के त्वरित उपचार के जारी किया है 1962। योजना का नाम है पशुपालक अभियान के तहत ये सेवा संचालित है। डॉक्टर लाल सर फरवरी 2024 को जयपुर को हरी झंडी दिखाकर किया। कॉल सेंटर प्रबंधन प्रसिद्ध संस्था किया उद्घाटन में हुआ में 500 यूनिट चली जा रही है। तो एक यूनिट है जो जिसका